ठीक है, चलिए उत्कर्ष बताइए व्हाट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मोमेंटम ऑफ द, इसका मतलब क्या हुआ? मैं आपसे पूछ रहा हूँ व्हाट डू मीन बाय द टर्म डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाली बात, उसका मतलब क्या है? हमने कल डिस्कस करा था व्हाट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, व्हाट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। हाँ, आई थिंक डायरेक्टली की बात हुई थी, इनवर्सली की बात नहीं हुई थी, है ना? थोड़ा सा बताया था मैंने, है ना? बैठो। आद्य कहाँ है? आद्य, व्हाट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल? बैठ जाओ, प्रथम बताइए। हम्म हम्म। बैठ जाओ। नहीं, काफी बेटा, शुरू करते हैं। आई थिंक, हाँ बोलो बेटा, डाउट बोलो। युवराज। नहीं नहीं, हम लोग कुछ पढ़ रहे थे उस पर ही आगे बढ़ेंगे, तो मैं लिख दिया अभी। कल मैंने लास्ट सेंटेंस जो लिखाया था, लास्ट सेंटेंस जो लिखाया था, वो कांस्टेंट वेलोसिटी वाला था। मैं उस पॉइंट को समझाने जा रहा था, मगर उससे पहले टाइम जो है वो काफ़ी ज़्यादा हो गया था। प्रोपोर्शनैलिटी साइन, प्रोपोर्शनैलिटी साइन। गाइस, मैंने लास्ट डे आपसे कहा था कि जो मोमेंटम होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है? मास के। इफ द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज कांस्टेंट। लेकिन ये स्टेटमेंट देते ही मुझे डिस्कशन इस बात पे करना पड़ा था कि व्हाट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, व्हाट इज इनवर्सली, इनडायरेक्टली कह सकते हो, वैसे कहा जाता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है ना? तो जो बात हुई थी हमारी और आपकी वो कुछ इस तरीके से थी कि अगर मैं आपसे कह दूं कोई क्वांटिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जैसे मैंने कल एग्जांपल लिया था x प्रोपोर्शनल टू a, तो ये जो सिंबल मैंने आपको बताया था, सिर्फ आपको ये कहा था ये सिंबल जो होगा ये प्रोपोर्शनैलिटी का ही होगा। इसको बोलते हैं प्रोपोर्शनैलिटी साइन, प्रोपोर्शनैलिटी साइन। और बात कुछ ऐसी थी कि अगर डायरेक्टली है कोई क्वांटिटी किसी पे डिपेंडेंट, तो वो उसके सामने न्यूमरेटर में लिखी जाएगी, ठीक है? और अगर कोई चीज किसी पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो साइन यही लगेगा, लेकिन वो लिखी कहाँ जाएगी? अपॉन में लिखी जाएगी। जैसे मैं तुमसे कह दूं इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑन बी, तो इसका मतलब ये है कि ये जो क्वांटिटी तुम्हारे सामने लिखी हुई है एक्स, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है बी पर। इसका मतलब बी को आप लिखेंगे डिनोमिनेटर में। साइन कोई अलग नहीं है इनवर्सली प्रोपोर्शनल का, साइन वही है जो डायरेक्टली में लग रहा था, लेकिन जो इनवर्सली और डायरेक्टली डिफाइन करने वाली चीजें हैं वो आपके लिए न्यूमरेटर में है और डिनोमिनेटर में है। जब मैं कोई रिलेशन बोलता हूँ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो इसका सिंपल सा मतलब होता है अगर ये चीज डबल अप करोगे तो ये चीज भी डबल अप हो जाएगी, इस चीज को अगर हाफ करोगे तो ये भी हाफ हो जाएगी। दैट मीन्स अगर एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी भी बढ़ेगी, और दूसरी कम होगी तो वो भी कम होगी। दैट मीन्स क्लियरली डिपेंडेंस कुछ ऐसा है, डायरेक्ट डायरेक्ट डिपेंडेंस, जितना चेंज उसमें प्रोड्यूस होगा उतना ही चेंज इसमें प्रोड्यूस होगा। इस रिलेशन को कहा जाता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ओके, एग्जाम्पल तौर पे कई सारे एग्जाम्पल्स हैं, मैं बताता हूँ आपको। जस्ट अ मिनट, कैमरे से एक मिनट रुक जाओ बस। कृष्ण देखो लाइट आ गई कैमरे पर, ठीक है? कोशिश करूंगा मैं इधर ना आऊँ, निकल जाए तो मुझे बताना लाइट, और वो बाद में बात करेंगे। अब जैसे मैं आपसे कहता हूँ गाइस एक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑन बी, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल का जो सिंबल है वो सेम है, इसको बोलते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ये सुनो, ठीक है? अब इसका मतलब गाइज ये है कि अगर मैंने बी को डिक्रीज करा तो ए क्या हो जाएगा? एक्स क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। अगर मैंने बी को इंक्रीज करा तो एक्स हो जाएगा। इस टाइप के रिलेशनशिप को हम लोग बोलते हैं इनवर्स रिलेशन, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। किसी एक क्वांटिटी का बढ़ना, लेकिन उसके बढ़ने के साथ साथ दूसरी क्वांटिटी का कम हो जाना, ठीक है ना? अच्छा, एक और चीज समझो, नॉर्मली हम लोग अपनी लाइफ में जो डील करे हुए हैं वो इक्वालिटी से डील करे हैं। नॉर्मली हमने जो डीलिंग करी है, जब भी चीजें हमने देखी हैं वो इक्वेशन के तौर पे देखी हैं, वो इक्वल टू साइन के साथ आती हैं। लेकिन ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन जो मौजूद है, इसका मीनिंग तो समझ गए, लेकिन इसको हटा के हम लोग इक्वालिटी पे आते हैं। जैसे मैं तुमसे कह रहा हूं एक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए, लेकिन मुझे यहां पर चाहिए क्या? इक्वालिटी। तो इस रिलेशन को इक्वालिटी में चेंज करने का, ये इक्वेशन में चेंज करने का तरीका ये होता है कि आप इस सिंबल की जगह इक्वल टू लगाएं, लेकिन साथ ही साथ यहां पर एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करें।
बात समझ में आई? कांस्टेंट इंट्रोड्यूस कीजिए, एक कांस्टेंट। जैसे मैंने आपसे कहा कि x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a, इसका मतलब है कि आप लगाइए x इक्वल टू सम कांस्टेंट टाइम्स a। ठीक है ना? यहां पर एक इंट्रोडक्शन होगा कांस्टेंट का, और इसको बोलते हैं कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। ये कहा जाता है कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। मतलब अगर आप कभी भी एक कांस्टेंट लगाइए प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटा के, तो आप उसको कहेंगे दिस इज द कांस्टेंट फॉर प्रोपोर्शनैलिटी। जैसे अब एक और रिलेशन आपसे दूं, मैं आपसे कहूं y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t, इसको अगर इक्वालिटी की फॉर्म में कन्वर्ट करोगे तो y इज इक्वल्स टू के टी। मैं सबसे पहले एक रिक्वेस्ट चाहूंगा कि बहुत अटेंटिव बैठो, बहुत अटेंटिव बैठिए, ठीक है ना? 9th में हो, आधे से ज्यादा चीजें तो तुमको समझ में थोड़ी सी तकलीफ होगी, तो थोड़ा सा अटेंटिव बैठो, ठीक है ना? आइए देखते हैं। सो यहां पर अगर मैं आपको इक्वालिटी साइन रिमूव करूंगा तो आपके पास आएगा कांस्टेंट का सिंबल। कुछ ये तरीका होता है इक्वालिटी को कन्वर्ट, सॉरी प्रोपोर्शनैलिटी को कन्वर्ट करने का, किसमें? इक्वालिटी में। जरा एक सिंबल फिर से तुम लोग लो। जैसे मैं तुमसे कहूं y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सम वेरिएबल x, इसको इक्वालिटी बनाओ। कांस्टेंट कुछ ही डालो, चाहे k लगा लो चाहे c लगा लो, टाइम्स। अग्री? तो प्रोपोर्शनैलिटी को इफ यू वांट टू कन्वर्ट इनटू इक्वालिटी, तो आप इक्वल टू को साइन लगाइए, साथ ही साथ एक कांस्टेंट लगाइए। इक्वल टू ही कहलाता है, लेकिन जो कांस्टेंट आया उसको बोलते हैं कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। कांस्टेंट ऑफ फेयर इनफ, गुड। बताइए, अभी उस पर बात करते हैं। देखो हम लोग उसका एग्जाम्पल लेके समझे, अभी इन सब चीजों का एग्जाम्पल लेते हैं। सो फैक्चुअल मतलब जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल गाइस वो यही है। इतनी बात में क्लैरिटी है? फिर एक एग्जाम्पल लेते हैं। अच्छा देखो जरा, एक सिंपल सा एग्जाम्पल मैं आगे कंसीडर करता हूं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का। लाओ स्लाइड बैक आ जाते हैं। देखो एग्जाम्पल लेता हूं, जैसे y इज इक्वल्स टू गाइस 2x। क्या आप लोग जानते हैं इस काइंड ऑफ अ लीनियर इक्वेशन, एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है ये। ओके तो यहां पर गाइस ये चीज जो है ये तो इक्वालिटी है, ये क्या है? इक्वल या इक्वल्स टू साइन है। और यहां पर ये टर्म देखो क्या चीज लिखी हुई है। अगर मैं चाहूं तो क्या मैं इस चीज को ऐसे लिख सकता हूं? देखो, लेकिन इस टाइम पे फर्क क्या है, इस समय तुम्हें कांस्टेंट की वैल्यू पता है कि कांस्टेंट क्या है 2, और तुमने प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटा के लगाया इक्वल टू। अगर ये रिलेशन मुझे इस टाइप से दिया होता तो मैं इसको यहां पर पहुंचा सकता हूं, क्योंकि जैसे ही प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाया जाता है हमारे पास आता है एक इक्वल टू का साइन और साथ ही साथ एक कांस्टेंट, और फिर वैसी की वैसी चीज है। कुछ इस तरीके से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को तुम इक्वालिटी के रिलेशन में चेंज करते हो। अग्री? अब जरा समझो, अगर मैं x की वैल्यू गाइस 2 कर दूं, जैसे एक सिंपल सा चार्ट मेंटेन करते हैं जैसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, बात समझ में आए? अच्छा देखो, अगर मैं तुमसे ये कहूं कि x की वैल्यू, पहले मैं ये x की वैल्यू, इसके करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू, x की वैल्यू में 0 चुनूं तो y की कितनी आएगी? ये तो क्लियर है। लेकिन x की वैल्यू अगर मैं 1 करूं तो y की कितनी हो जाएगी? देखो बराबर नहीं है वैल्यू, लेकिन x जब बढ़ेगा तो y भी बढ़ेगा। x की वैल्यू मैं कितनी ले लेता हूं, y की कितनी आएगी? अगर मैं x की वैल्यू 6 ले लूं, गुड। देखो इसको मैंने जब इंक्रीज करा है तो ये भी इंक्रीज हुआ है, बराबर नंबर नहीं है लेकिन इंक्रीमेंट दोनों में सेम है। नॉट सेम मतलब कुछ नॉट यार सेम। अगर तुम डबल अप करने वाले हो तो डबल होगा। जैसे सपोज करो मैं इसको डबल करता हूं, अगला नंबर मैं x का चुनने वाला हूं 12, जैसे x की वैल्यू मैं कितनी ले लूं 12, तो यहां पर नंबर कितना है? देखो इसको डबल अप करा, ये भी कितना हो गया? ये तुम्हारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन है, दो गुना हो रहा है हमेशा। अब अगर आप समझिए मैं इसको ले लूं 3 गाइस, तो यहां पर क्या आएगा? कुछ यही मतलब होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का। अगर चीजें एक बार एक को मैं इंक्रीज करूंगा तो दूसरा भी इंक्रीज होगा बाय सेम अमाउंट। दोनों का नंबर बराबर नहीं आएगा लेकिन दोनों में जो चेंजेस होंगे वो सेम होंगे। इसको बढ़ाने से ये कभी भी कम नहीं होगा। ऐसा रिलेशन कहलाता है डायरेक्ट रिलेशन। और डायरेक्ट रिलेशन को इक्वालिटी में ब्रेक करने का तरीका तुम जान चुके हो कि डायरेक्ट रिलेशन जब लिखिए आप, और डायरेक्ट रिलेशन लिखने के बाद इक्वल टू लगाइए और फिर एक कांस्टेंट लगाइए, वो नंबर लिख दीजिए। ये आपके लिए फिजिक्स में बहुत बार आने वाला है। बताइए, कांस्टेंट हाँ तुम्हें दिया जाएगा। अभी के लिए शुरुआती दौर में तुम्हें कांस्टेंट बताए जाएंगे हमेशा। तुम्हें जितनी प्रोपोर्शनैलिटी पढ़ाई जाएंगी उसमें हर बार तुम्हें बताया जाएगा कि कांस्टेंट कौन सा है। ठीक है,
जैसे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, बहुत सी चीजें, बताओ। बिल्कुल हो जाएगा। नहीं नहीं, वो ये पूछ रही है कि क्या कभी ऐसा नहीं हो सकता। देखिए, इनके पूछने का मतलब ये है कि क्या कभी ऐसा नहीं हो सकता है कि अगर मैं एक्स को डेवलप कर रहा हूं, तो अभी तो ये तो समझ में आया था पिछली बार कि वाई की वैल्यू डबल हो रही है, लेकिन क्या कभी ऐसा नहीं हो सकता है कि जितनी वैल्यू एक्स की हो उतनी वाई की हो? बिल्कुल हो सकता है। देखो कैसे, अगर मैं तुमसे कह दूं कि एक्स प्रपोर्शनल टू वाई के है, सॉरी वाई प्रपोर्शनल टू, लेकिन तुमने यहां पर इक्वालिटी लगाई और कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी की जगह क्या आ गया? ना 2 आया, ना 3 आया, ना 4 आ गया। अब जरा देखो, अगर x की वैल्यू 1 है तो y की भी, अगर x की वैल्यू 2 हो गई तो y की वैल्यू भी। ये प्रोपोर्शनलिटी भी है लेकिन साथ साथ इक्वल भी है। तो अगर मैं x को डेवलप कर रहा हूं तो y भी सेम हो जा रहा है। डेवलप तो हो रहा है लेकिन सेम हो जा रहा है। x की वैल्यू अगर 2 हो जा रही है तो y की वैल्यू भी एग्जैक्टली ठीक। तो ऐसा संभव भी है कि ये दोनों बराबर हो जाएं। बस फर्क इससे पड़ रहा है कि तुम्हारा कांस्टेंट यहां पे कौन सा आ रहा है। अगर मैं कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी यहां का किसी तरीके से लेके आऊं 4 टाइम्स ऑफ एक्स, गाइस अब बताओ जरा मुझे, अब x में जो भी चेंजेस प्रोड्यूस होंगे उससे 4 गुना ज्यादा चेंजेस किस में आएंगे? यस और नो? लेकिन ये कभी इक्वल नहीं है अभी। अगर तुम ये कहो मैंने x को 2 कर दिया तो y भी कितना आएगा? 2 नहीं, y आएगा 8। लेकिन इतना श्योरिटी, अगर तुम x को डबल अप करोगे तो y भी डबल अप ही होगा। डबल अप मतलब 2 टाइम्स, क्वाड्रपल्ड मतलब 4 टाइम्स, 3 टाइम्स मतलब ट्रिपल्ड। ठीक है, आप जानते हैं चीजों को। सो ये तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब है गाइस। अच्छा, मैं उसी टेबल पे आ जाता हूं। हम लोगों ने एक टेबल यहां पे ड्रॉ करी थी, कुछ ऐसे थी टेबल, इतनी काफी है शायद। क्लियर? अच्छा एक बात समझो, यहां पे इसको हटाते हैं थोड़ा सा और ऊपर, इनवर्स रिलेशन पे आते हैं। जैसे मैं आपसे कहूं कि y इज गाइस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, तो लिखने का तरीके में सिंबल प्रोपोर्शनलिटी का वही है, लेकिन जब मैं इनवर्सली बोल रहा हूं तो साथ ही में मुझे समझ में आ रहा है कि उधर जो सिंबल है वो कहां जाने वाला है? नीचे। सिंबल इन द सेंस जो वेरिएबल है वो कहां पे आएगा? डिनोमिनेटर में। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में कहां पे आता है? न्यूमरेटर में। इनवर्सली प्रोपोर्शनल कहां जाता है? परफेक्ट गाइस, ठीक है ना? अब यहां पर भी मुझे क्या लानी? इक्वालिटी। सेम सिचुएशन, इक्वल टू लगाइए, इंट्रोड्यूस सम कांस्टेंट। अभी मैं उसको प्रेडिक्ट नहीं कर सकता हूं वेदर इट इज 2 वेदर इट इज 3, तो हम लोग लिख देते हैं k या c, और डिवाइडेड बाय कितना आ गया? x। तो अब देखो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन भी किस में बन गया? कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी के साथ इक्वालिटी में कन्वर्ट हो गया। ये सुनो, अच्छा आप समझो इसका एग्जांपल कैसे हम लोग कहते हैं कि एक चीज इंक्रीज होगी तो दूसरी डिक्रीज होगी। ओके, अगर सपोज करो मेरे पास यहां पर गाइस एक इक्वेशन कुछ ऐसी है, y इज इक्वल्स टू 8 डिवाइडेड बाय x। जरा 8 की कुछ वैल्यूज पिकअप करो तुम। मैं कह रहा हूं x की वैल्यू पिकअप करो, y मिलेगी तुम्हें। मैं पहले x की वैल्यू 1 पिकअप करता हूं, y कितना आया? मैं x की वैल्यू 2 पिकअप करता हूं। अगर मैं x की वैल्यू 3 पिकअप करूं, चलो 3 छोड़ देते हैं, सिंप्लीफाइड वर्जन में इसको 4 लिखते हैं, बताओ। 2। मैं अगली वैल्यू पिकअप करता हूं 8, 1। मैं फिर से एक वैल्यू पिकअप करता हूं 16, 1/2। अगली बार पिकअप करता हूं फिर से 32, अब बताओ 1/4। जरा देखो जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ रही है y लगातार नीचे जा रहा है। चेक करो तुम, जैसे जैसे x की वैल्यू, मैं लगातार आगे बढ़ते समय x की वैल्यू को इंक्रीज कर रहा हूं, और देखो जो रिजल्टिंग y आ रहा है वो लगातार छोटा होता ही चला जा रहा है। इस टाइप का रिलेशन इनवर्स रिलेशन कहलाते हैं। इस टाइप के रिलेशंस क्या कहलाते हैं? अगर एक की वैल्यू थोके से भी थोड़ी सी मैंने कम करने की कोशिश की तो दूसरे की वैल्यू बढ़ेगी। जैसे आप समझो, अब इसी टेबल में मैं कुछ प्लान चेंज करता हूं, और मैं इसी टेबल में आपसे ये कहता हूं कि सपोज कीजिए मैंने एक टेबल बनाई, ये रहा x और ये रहा y, और मैं चूज करता हूं x की वैल्यू गई सबसे पहले कुछ 10, तो 0.8 आया। देखो 0.8 आया। मैं x की वैल्यू अब चुनता हूं 8, देखो कितना आया। मैं x की वैल्यू अब चुनता हूं लगभग लगभग 4, y की वैल्यू कितनी आएगी? मैं x की वैल्यू चुनता हूं अब 2, अब मैं चुनता हूं 1, ठीक है ना? कितनी? 8। अगर मैं अब चुन लूं x की वैल्यू 0, अच्छा इनफाइनाइट, नॉट डिफाइन, तुम जैसा भी कहते हो। इतना क्लियर हो रहा है? देखो पहले ज्यादा बातें, लंबा डिस्कशन और करना पड़ जाएगा मुझे उस पर। जरा देखो इतना क्लियर। एक्स की वैल्यू देखो यहाँ पर क्या हुई है? कम हुई है, ये सबसे बड़ी वैल्यू। इस बाद एक्स की वैल्यू कम हुई, इस बाद एक्स की वैल्यू और कम हुई, इसके बाद एक्स की वैल्यू और कम हुई, इसके बाद एक्स की वैल्यू और कम हुई। देखो वाई की वैल्यू यहाँ पर जो भी है उससे बढ़ गई, आगे जाने पर फिर से बढ़ गई, एक बार और बढ़ गई, और जैसे जैसे तुम एक्स को कम करते जा रहे हो वाई कैसा होता जा रहा है?
दिस काइंड ऑफ अ रिलेशनशिप कम्स अंडर इनवर्स, या इसको बोलते हैं इनवर्स रिलेशनशिप। किसी एक का कम करना तो दूसरे का बढ़ना, और किसी एक को सादा करना उसके उल्टा हो जाना, ठीक है ना। सो ये था डायरेक्टली और इनवर्सली रिलेशन। वन मोर थिंग बिफोर आई, ठीक है ना, कंप्लीट दिस थिंग, उसको मैं ऐड कर दूं, उसके बाद आप लोग अपने सवाल पूछ सकते हैं। जब तुम डिसाइड करते हो कि कोई चीज यहां पर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो इस बात का तुम हमेशा ध्यान रखना, अगर यहां पर एक वेरिएबल ये है, एक वेरिएबल ये है, तो इस चीज को क्या रखोगे तुम भाई, तभी तो मैं फिर से इसको कहता हूं, ठीक है ना, थोड़ा और सिंपल शब्दों में, थोड़ा और आसान करके, बहुत आराम से समझना प्लीज। जैसे मैं आपसे कहता हूं y इज प्रोपोर्शनल या इक्वल टू समथिंग x इंटू जेड, दोनों वेरिएबल हैं, इनमें से कोई एक भी चीज कांस्टेंट है तो बताओ मुझे। भाई x भी वेरिएबल मैंने लिया है और मैंने y भी। अगर मैं अब मैं तुमसे कह दूं कि y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, तो एक बात श्योर है कि z ने यहां पर वर्क करा होगा एज ए, क्योंकि अगर मैं इक्वालिटी को रिमूव करा हूं तो इक्वालिटी के साथ एक इक्वल टू जाएगा और एक टर्म कांस्टेंट जाएगा, तब जाके ये रिलेशन ऐसा बचेगा। अब बिल्कुल, अगर मैं इसी तरीके से यहां पर आपसे ये कहूं कि यहां पर y इज इक्वल्स टू एक्स जेड है, और मैं आपको ये चाहता हूं समझाना कि y जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है z के, तो दैट मीन्स कि x मस्ट हैव सर्व्ड एज, कुछ बात पिकअप हुई? तो अगर दो वेरिएबल्स आपस में मल्टीप्लाई होते हैं और फिर तुम बताओ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो किसी एक वेरिएबल को तुम्हें रखना पड़ेगा फिक्स्ड, तुम दोनों को एक साथ चेंज, अदरवाइज तुम अगर तीन हो गए तो किन्हीं दो को फिक्स रखना पड़ेगा। अगर तुम्हारे पास चार हैं, बिल्कुल सही है, अगर तुम्हारे पास चार वेरिएबल हैं और तुम एक पे डिपेंडेंसी देख रहे हो, तो उन चार में से तीन को क्या रखोगे? फिक्स्ड। इस तरीके से आप आई मीन फिजिक्स में बहुत सारी चीजें पढ़ोगे। लाइक इलेक्ट्रिसिटी में आप कुछ ऐसा पढ़ोगे, इलेक्ट्रिसिटी क्लास 10 में, तो वहां पर टेम्परेचर कांस्टेंट रखा जाता है, एरिया कांस्टेंट रखा जाता है, तब रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के। अब इसमें कितने फैक्टर्स हैं? 1 2, दो इसके अंदर है, 3 4। तुम्हें किसी एक का भी रिलेशन अगर देखना है डायरेक्टली, तो बाकी सबको कैसा मानना पड़ेगा? बात समझ आई? मानना नहीं पड़ेगा, रखना पड़ेगा, ठीक है ना। अब देखते हैं ये कैसा करते हैं। प्लीज थोड़ा समय दो, जो मैंने कहा है इस बात पे हल्का सा दिमाग में थोड़ा लोड लो और सोचो जो मैं कहा है अभी। इतना टफ नहीं है, लेकिन तुम्हें याद रखने में तकलीफ होगी। बोलो क्या चीज? इन्वर्सलेशन में? इन्वर्सलेशन में तकलीफ है? आगे देखो जरा, वो एक सिंपल एग्जांपल था गाइस। देखो, मैं अगर तुम्हें एक इन्वर्स रिलेशन बता रहा हूँ गाइस, एक बार फिर से देख लो, कुछ डाउट आ रहे हैं, इश्यूज आ रहे हैं? कितने लोगों को क्लियर है भी ये जो बताया मैंने? बहुत लोगों को इश्यूज हैं। क्लियर है ये? देखो ईमानदारी से बता सकते हो। ओके डन, ठीक, जरा समझो जिन लोगों को डाउट्स हैं। जस्ट अ मिनट, अभी ऑन नहीं हुआ है, वो रिकॉर्डिंग वाली है। देखो ये स्लाइड नीचे रिकॉर्डिंग वाली है, उसके पीछे कैमरा पावर है, ठीक है ना, जो पीछे चल रही है बड़ी सी, वो कैमरा पावर है। इधर देखो गाइस, समझ लेते हैं जरा। प्रथम देखो जरा, वैभव आप भी देखिए, इसको समझता। 8/x रिलेशन लिया था, मैं तुमको जनरल लॉजिक के टर्म्स में ये कहा था गाइस, ध्यान दो, कि अगर x की वैल्यू को कम करेंगे तो y की वैल्यू, ये तो मैं तुमसे ऐसे ही कह दिया था। इस चीज़ को अगर तुम वेरीफाई करो तो कुछ एग्जांपल्स लेने पड़ेंगे। जैसे मैंने आपसे कहा x कम कीजिए y बढ़ेगा, लेकिन अगर क्या इसका एग्जाम्पल है तो देखी जा सकती है बात, ऑफ कोर्स। जैसे क्या तुम्हें ये नहीं पता कि तुम लोग ग्राफ प्लॉट करे हुए हो? कभी पढ़े हैं तुम लोग ग्राफ प्लॉट? ठीक है, एक्स और वाई, तो मैंने एक रैंडम वेरिएबल्स लिए कि आप एक्स की वैल्यू चुनिए और लगातार जो भी तुमने एक्स की वैल्यू पिकअप करी है उसको डिक्रीज करते जाओ, और देखो वाई पे इंपैक्ट कैसा आता है। देखो यहां पर इक्वालिटी है एक, क्या यहां पर एक कांस्टेंट है, तो क्या मैं इसको वाई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स नहीं लिख सकता हूं? लिखा जा सकता है। तो क्या ये रिलेशन इसी बात को रिप्रेजेंट कर रहा है कि वाई इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एक्स के? ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे मैंने इस कांस्टेंट की वैल्यू मान ली है 8, और ये x है और वहां पर y है। अब तुम अपनी मन से आर्बिट्ररी x की एक वैल्यू पिकअप कर लो 8,
मैंने ऐसे पिकअप कर लिया 8 वैल्यू एक। अब देखो इसके करस्पॉन्डिंग y कितना आया है, आई थिंक 1 आया है। लेकिन मेरा मकसद है तुमको ये समझाना कि अगर मैं x की वैल्यू 1/1/1 और सम मतलब ऐसे डिक्रीज करता जाऊंगा तो y पे क्या इंपैक्ट पड़ रहा है, आइदर y इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। अगर x के कम होने से y इंक्रीज हुआ तो ये बात जो मैंने तुमसे कही थी ये तुम्हें समझ में आ जाएगी। जैसे x की वैल्यू 8 ली, अब मैं x को थोड़ा गाइस छोटा करता हूं, गो फॉर x की वैल्यू 4। अब अगर मैं यहां पर रखूंगा तो ये यहां पर 4 4 2 जा 8, तो y की वैल्यू कितनी बनी? ठीक है, अगर तुम लोग इस बात को समझ नहीं पा रहे तो मैं बता दूं 8, और यहां पर x की वैल्यू प्लेस करनी है। 2 जा की जगह आएगा 4 जा, तुम यहाँ 4 रखोगे तो आएगा आंसर 2, तुम यहाँ 8 रखोगे तो आएगा 1 जा। तो जब मैंने यहाँ पर 8 रखा x की जगह, आई थिंक बहुत सारे लोगों को यही कंफ्यूजन होगा कि वैल्यू रखनी कहाँ है। हाँ ये मैं समझ गया था, मैं समझ गया, मैंने इस बात को थोड़ा सा ज़्यादा एम्फेसाइज नहीं करा और यहीं पे दिक्कत हो गई थी। 8/x, तो यहां पर क्या करना है, आप पहली बार x की वैल्यू कितनी रखी गई? 8, तो दिस इज 8/8, कितना आया इस, तो y की वैल्यू कितनी आई? ठीक है, अब x की जगह आपने अपने मन से 4 ले लिया। अब तुम ये कहोगे मैं 6 लूं या ना लूं, तो वो कुछ नंबर अजीब सा बन सकता है जो कि अभी जल्दी समझना है। सो मैं क्या करूंगा, x की वैल्यू 4 ली मैंने, तो यहां पर 8 डिवाइडेड बाय 4, 4 2 जा, सब लोग प्रॉपरली बैठे एकदम अपराइट, ठीक है, मुझे ऑन रिकॉर्डिंग टोकना ना पड़े, तो मैं सीधी बात समझो, फाइन। अब अगर मैं इसको ले रहा हूं गाइस, देखो 2, पहले मैं 8 गया 4 लिया, x की वैल्यू कम हो रही लगातार, तो दिस इज 8/2, कितना आ जाएगा? 4, गुड। अब अगर मैं x की वैल्यू वाइज 1 ले लूं, तो क्या मैंने ये चीज तुमको समझा पाया कि x की वैल्यू धीरे धीरे मैं अगर कम कर रहा हूं तो y की वैल्यू धीरे धीरे, इस टाइप के रिलेशन इनवर्स में आते हैं। अग्री इस बात से? फाइन गाइस, गुड। इसी तरीके से मैंने एक और एग्जांपल तुम्हारे लिए लिया था कि अगर तुम इंस्टेड ऑफ डिक्रीजिंग गाइस x, अगर तुम डिक्रीज ना करने की बजाय x को इंक्रीज करो तो y को क्या होना पड़ेगा, क्योंकि इनवर्स रिलेशन है तो उल्टा काम करना पड़ेगा। तो मैंने ये जो नेक्स्ट चार्ट बनाया था ना तुम्हारे लिए, ये तुमको इसी में प्लेस करना था। देखो ये वाला चार्ट, x की वैल्यू लगातार हम लोग क्या कर रहे हैं, पहले हमने एक बड़ी वैल्यू ली 10, तो जब मैंने 8/10 करा गाइस, तो इसको मैं क्या 0.8 बोल सकता हूं, क्योंकि हमको सिखाया गया जितने जीरोस नीचे होते हैं, फाइन। अगली बार मुझसे कहा गया है कि मैं इस x को डिवाइड कर रहा हूं 8, मतलब 8 को डिवाइड कर रहा हूं 8 से, तो नेक्स्ट टाइम इट इज 8/8, तो ये आ जाएगा 1। अगली बार मैंने x की वैल्यू ले ली है 4, तो 8 डिवाइडेड बाय 4 गाइस ये कितना आया, तो देखो लगातार तुम x की वैल्यू को छोटा करते जा रहे हो, मगर स्टिल यू आर विटनेसिंग कि y की वैल्यू लगातार क्या कर रही है भाई, 0.8 1 से छोटा होता है और 1.8 से बड़ा है। अगेन 2 आया, 2 जो है वो 1 से, और 4 क्या है 2 से, और 8 भी 4 से। तो अगर x की वैल्यू मैं लगातार छोटी करूंगा तो y की वैल्यू तो इंक्रीज होना बनता ही है। अग्री? इस टाइप के रिलेशंस जो होते हैं उनको हम लोग इनवर्स रिलेशन या इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन की कैटेगरी में प्लेस, यस और नो? फाइन, गुड है। अभी पुरानी बात पे चलते हैं जहां से ये सारा स्टार्ट हुआ था खेल, ठीक है ना। ये सारा खेल स्टार्ट हुआ था एक स्टेटमेंट से, जो स्टेटमेंट ये था कि मोमेंट, एग्जैक्टली, शायद मैंने ये आपसे कहा था कि मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द बॉडी फॉर अ गिवन वेलोसिटी, या इफ द वेलोसिटी इज रिमेन्स कांस्टेंट। अच्छा समझो गाइस, अब तुम एकदम पावरफुल हो गए, अब तुम लोग सारी बातें समझ सकते हो, ठीक है ना। अच्छा देखो एक बात गाइस, मेरी बात समझो गाइस, मैंने आपसे कहा था कि मोमेंटम जो होता है दैट इज इक्वल्स टू मास इनटू, यस और नो। अब समझो, मुझे तुमसे ये कहना है कि मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो, वरना मास भी कांस्टेंट नहीं है भाई। बॉडी के मास वेरिएबल हो सकता है ना, बॉडी के मास कोई एक 2 किलो की बॉडी, कोई 3 kgs की बॉडी है, वेलोसिटी किसी बॉडी की 2 मीटर पर सेकंड है, किसी की बॉडी 4 मीटर पर सेकंड है, तो वेरिएबल वेलोसिटी भी तो है मेरे पास, यस और नो, ठीक है ना। तो मैं कहने वाला क्या हूं, मैं आपसे कहने वाला हूं कि जो मोमेंटम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा गाइस, किसके, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास इफ, सही है क्या, ठीक है। आई मस्ट टेल यू, मैंने अभी आपको मोमेंटम का फिजिकल मीनिंग नहीं बताया, हम लोग सिर्फ टेक्सचुअल नॉलेज दे रहे हैं जो टेक्स्ट फॉर्म में बस छापे चले जा रहे हैं। अभी हम लोग इसका कुछ फिलोसफिकल टाइप का मीनिंग भी समझेंगे, ठीक है। तो ये बात क्लियर हुई?
अच्छा, क्या मैं ये भी कह सकता हूं मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी इफ मास इज, यस और नो? क्या बात है, तुम लोग हद से ज्यादा समझदार हो, ठीक है ना? फाइन। तो अभी जहां पर आप लोगों ने स्टेटमेंट डाले थे ना, उसके आगे एक स्टेटमेंट और लिखो। पहले आपने जो फर्स्ट स्टेटमेंट लिखा था, आ जाओ वही अपने नोट्स पे जो हम लोग लिख रहे थे, मैंने आपसे जो कहा था उस पे आ जाते हैं। सो लिखिए, जो मैंने स्टेटमेंट लिखा था गाइस, उसे मैथमेटिकली कैसे लिखते हैं? हाँ, पी प्रोपोर्शनल टू एम, ठीक है ना? और यहां पर लिखेंगे क्योंकि हमारा वी क्या है, हमने वी को कांस्टेंट तरह सर्व करा है, ठीक है? वो तो बेटा फॉर्मूला है, जो स्टेटमेंट तुम्हें समझा रहा हूं ना, उसको मैथ्स की फॉर्म में, हर स्टेटमेंट को तो मैथमेटिकल फॉर्म में लिख सकते हो। जैसे मैं तुमसे कह रहा हूं ना, मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी, तो उसको मैथ्स की फॉर्म में ऐसे लिखते हैं। बस उसका लिख लो कि जो बात आपने पॉइंट लिखा है उसका मैथ्स में मतलब ये है कुछ। कई सेकंड पॉइंट, मैं मोमेंटम शब्द ना लिख के पी का डिनोशन इस्तेमाल कर रहा हूं, आप लोग लैंग्वेज इस्तेमाल कीजिए फुल। मोमेंटम ऑफ बॉडी इज ओके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द velocity of body if mass of body is constant। p को मोमेंटम लिख लीजिए, ठीक है ना? इज अ सिंबॉलिक फॉर्म। राइटिंग समझ में आ रही? थोड़ा सा क्विक लिख दिया यार। फाइन, देखो, p ऑफ द बॉडी दैट मीन्स मोमेंटम ऑफ द बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी अगर मास ऑफ द बॉडी रखा जाए फिक्स्ड, ठीक है ना? आप समझो, आप लोग समझ सकते हैं इस बात को, ये बात हो गई। इसको लिखा जा सकता है p इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v अगर m क्या रहे, क्या बात है, क्लियर? काफी है। जरा एक बात समझो, एक एग्जाम्पल ले देता हूं, आप लोग कोशिश कीजिएगा समझने की, समझ जाएंगे इस। एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल ही लिख दिया मैंने। देखो जरा, गाइज एक बॉडी है जिसका मास मुझे दे रखा है इज 2 kg, ठीक है? और इज मूविंग, ऐसे लिख लो, बॉडी m बराबर इतना इज मूविंग विद वेलोसिटी। नंबर 1, पहली बार में वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकेंड, जल्दी देखो। और दूसरी बार में इसी बॉडी की वेलोसिटी है गाइस 20 मीटर पर सेकेंड, जल्दी बोलो। क्या तुमने वेलोसिटी को 10 टाइम्स कर दिया? जल्दी बोलो। फाइन, क्या थर्ड पॉइंट में मैं इसको कर देता हूं 4 टाइम्स, मतलब 8 मीटर पर। फाइंड द मोमेंटम इन ईच केस। लाइए देखते हैं, जैसा आप लोग कह रहे हैं वैसा क्या है ट्रूथ में। गाइस एक्सप्लेनेशन, पहले ही में आता है मास, तो हमारे पास फिक्स है, मास हमारे पास बॉडी कितना है 2 kg, लेकिन फर्स्ट टाइम में इट इज 2 मीटर पर सेकेंड गाइस, तो यूनिट मतलब मोमेंटम कितना आएगा 4। अभी यूनिट में समझाता हूँ आप लोगों को, पर तब तक आप इसकी यूनिट लिख लीजिए, 4 kg मीटर पर सेकेंड। यूनिट लिखना बहुत जरूरी है, ऑफ कोर्स टीचर कैन कट योर मार्क्स, ऑफ कोर्स कोई उसमें शंका नहीं है, मैं ही काट लूंगा तुम्हारे मार्क्स, तो मेरे पेपर में नहीं लिखना, मैं गायब कर दूंगा नंबर तुम्हारे, ठीक है? गाइस अगली बार मोमेंटम कितना आया सेकेंड टाइम, देखिए जरा,
2 × 40 कितना हुआ? 40। ओके, मैंने आंसर 40 लिख दिया। ठीक है गाइस, थर्ड 16। मैं तुम्हें समझा देता हूँ एक बात, आराम से देखो एक बात, अब रिलैक्स मोड में कॉपी अपनी पेन ड्रॉप करो, कलम, और समझो। देखो इन तीनों केस में मास ऑफ द बॉडी कांस्टेंट है, चेक करो। हर क्वेश्चन में या हर पार्ट में मैंने मास 2 kg लिया, 2 kg 2 kg 2 kg 2 kg, लेकिन वेलोसिटी बढ़ाई है। एक बार वेलोसिटी कितनी थी? 2। अगली बार में मैंने इसी वेलोसिटी को गाइस कर दिया कितने गुना? हाँ, कितने गुना? 10 टाइम्स। यहां पे जो मोमेंटम आना चाहिए वो कांस्टेंट मास के लिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है? वेलोसिटी के लिए। और वेलोसिटी मैंने अगर 10 टाइम्स कर दी तो मोमेंटम भी कितने गुना हो जाएगा? देख लो। अग्री? फिर से मास तो कांस्टेंट है ही। मैंने वेलोसिटी इस बार सबसे पहले केस में जो वेलोसिटी थी उसका 4 टाइम्स कर दिया है, तो डेफिनेटली फर्स्ट केस में जो मोमेंटम आया होगा उससे 4 गुना ज्यादा मोमेंटम होगा। देख लो, 4 4 जा। तो अगर आप मास फिक्स रखेंगे और बॉडी की वेलोसिटी बढ़ाते रहेंगे तो बॉडी का जो मोमेंटम है वो भी चेंज होता रहेगा। मतलब अगर मैं तुमसे मैं कहूँ कि एक स्टोन है और स्टोन तुम लगातार फेंक रहे हो, एक स्टोन को तुमने फेंका 2 मीटर पर सेकेंड से, फिर तुमने उसी स्टोन को फेंका 4 मीटर पर सेकेंड, फिर तुमने उतना ही मास का एक और स्टोन लिया उसको फेंका 20 मीटर पर सेकेंड से, तो डेफिनेट सी बात है जो 20 मीटर पर सेकेंड से फेंका हुआ स्टोन है उसका मोमेंटम ज़्यादा होगा। अच्छा, एक सिंपल सा एग्जाम्पल देता हूँ। क्या होता है ना, स्कूल्स में टिफिन बॉक्स से वो निकलती है एल्यूमिनियम फॉइल, या सुनो, और सब लोग क्या करते हैं अपने अपने टिफिन जो हैं उसमें से कलेक्ट करते हैं, स्पेशली बॉयज, ठीक है ना? हाँ बिल्कुल, दे मेक अ बॉल आउट ऑफ इट, ठीक है ना? और कस कस के जब तक वो प्योर स्टोन ना बन जाए, ठीक है ना, सबके टिफिन बॉक्स से कंच करके, और फिर तुम जानते हो फिर 3 4 दिन तक उस बॉल से खेला जाता है। कोई भागेगा, तुमको बॉल दिखाएंगे, और फिर तुम जैसे ही भागोगे तुम्हारे पीछे मारेंगे, है ना? वो बॉल बहुत तेज पड़ती है, वो बॉल बहुत ज्यादा तेज पड़ती है। तुम अगर सोच रहे हो, हाँ प्लास्टिक की भी लगती है डेफिनेटली, वो एकदम तुम्हारे लिए समझ लो एक पत्थर बन जाता है, क्योंकि वो मेटल है, उसको तुम जब ज्यादातर लगातार कंप्रेस करते जाओगे एक सॉलिड बॉल बन जाएगा वो। अच्छा, अब अगर मैं उस बॉल को तुम्हारे लिए ऐसे फेंक के मारूं, तुम कहोगे ठीक है हाँ पकड़ लिया, तुम कहोगे थोड़ी तेज हूँ, अच्छा ठीक है पकड़ो, तुम कहोगे ठीक है हाँ पकड़ लिया। अब तुम समझो हम ऐसे ताने खड़े हैं कि भागो अब तुम, अब तुम कहोगे नहीं अब नहीं पकड़ेंगे, और हम तुम्हें जानते हो कि अगर तुम दूर नहीं हटे हम तुम्हारे सामने फेंक के मार देंगे, और तुम जैसे ही पीछे मुड़ोगे, अब तुम समझो एक गोली की रफ्तार से गेंद आने वाली तुम्हारे पीछे, और तुम एक्सपेक्ट करो यहाँ पड़ेगी या यहाँ पड़ेगी, कहीं तो पड़ेगी। दोनों फर्क क्या है? तीनों केसेस में जब मैंने तुम्हें बॉल दी तो बॉल की स्पीड कम थी, दूसरे में भी कम थी, लेकिन जब तीसरी बार में फेंक के मारी तो तुम डर के इसलिए भागे क्योंकि उसकी वेलोसिटी ज्यादा थी। अब मोमेंटम, और अब तुम्हारे मन में एक इनबिल्ट थॉट है कि कोई चीज अगर ज्यादा स्पीड से आ रही तो पड़ेगी, ये जो पड़ेगी है ये मोमेंटम है। फाइन, अगर बॉडी का मोमेंटम हाई है तो पड़ेगी। अग्री? हेलो, सही है क्या? गुड है। अच्छा, ये बात तो मैं शायद आप लोगों को कल भी कह चुका हूं, फिर कह रहा हूं, जितने भी एक्सीडेंट्स, शायद तुम्हारी बुक्स में ऐसे एग्जांपल्स मौजूद हैं, जितने भी एक्सीडेंट्स बहुत हाई स्पीड्स पर होते हैं वो सबसे ज्यादा डेंजरस होते हैं। आई थिंक बहुत से लोगों का एग्जांपल तुमने सुना है, एक कोई पर्सन था पॉल वॉकर, ठीक है ना, डाइड ड्यू टू द कार एक्सीडेंट। एक सीरीज है कोई फास्ट एंड फ्यूरियस, उस सीरीज में वो पार्ट है, उनकी भी डेथ कार से हुई है। आई थिंक रिसेंटली कोई एक पर्सन था, क्या नाम था उसका, जैन, डेनिस जैन, जो भी नाम था, हाँ, कार एक्सीडेंट, जो भी रीजन रहा हो, लेकिन अगर आप कभी भी हाई स्पीड में किसी चीज से कोलाइड करने वाले हैं यू आर लाइकली टू गेट मोर हर्ट, ठीक है? हाँ बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है गाइज, आगे देखो, गाइज आगे शांत, आप लोग समझ चुके हैं बात को। आइए लिखिए, क्या मैंने आपको लिखा दिया मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी? नहीं लिखा है? स्टार्ट डूइंग इट। मोमेंटम इज अ, गाइज वी आर हेडिंग टुवर्ड्स द फिजिकल मीनिंग ना। अभी देखो हम लोग फिजिकल मीनिंग की तरफ जाएंगे, अभी तो हम लोगों ने वो सुन लिया जिससे हम लोग नॉर्मली खुश हो जाते हैं, मास इनटू वेलोसिटी, मास इनटू,
अभी फिजिकली समझेंगे, देखो इसको। फाइन गाइस, मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी, लिखते हैं मोमेंटम इज ए वेक्टर क्वांटिटी। दूसरी बात, द एसआई यूनिट ऑफ मोमेंटम, एसआई यूनिट ना गाइस, एसआई का मतलब इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। स्टॉप सेइंग स्टैंडर्ड यूनिट, स्टॉप सेइंग स्टैंडर्ड। एसआई का मतलब स्टैंडर्ड सिस्टम, इट इज अ स्टैंडर्ड सिस्टम, लेकिन एसआई का मतलब होता है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, एसआई यूनिट। और आप लोग जानते हैं एसआई वर्ड एक फ्रेंच वर्ड है, तो हाँ एग्जैक्टली इट्स अ फ्रेंच वर्ड, ठीक है ना, आपको भी 11th की बुक्स में लिखा हुआ मिल जाएगा। तो एक्चुअली में दिस थिंग इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम फ्रांस, तो उसी लैंग्वेज में है, लेकिन इसका इंग्लिश अनुवाद जो होता है वो होता है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ गुड है। लेकिन हम लोग क्या लिखने वाले हैं अभी के लिए, एसआई यूनिट ऑफ मोमेंटम इज किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। गाइस तुम्हें से कितने लोगों को पता है कि यूनिट कैसे आती है? ओके, वन, गुड, एनी वन? हाँ हाँ, बोलो बोलो, सही है। आप लोग बिल्कुल सही कह रहे हैं। चलिए सबके लिए जरा इसको इजी भाषा में कह देते हैं। दुनिया में आपको किसी भी क्वांटिटी की अगर यूनिट चाहिए एंड यू नो द फॉर्मूला, अगर आपको कोई भी वेरिएबल है, कोई भी एक फिजिकल क्वांटिटी है, उसकी यूनिट जाननी है, एस आई सी जी एस जो भी हो, है ना, जो भी हो, आप क्या करिए उसके फॉर्मूले पर जाइए और उसके फॉर्मूले में जितनी भी क्वांटिटीज मौजूद हैं उन सब की यूनिट्स लिख दीजिए, आपको ऑटोमेटिकली उस क्वांटिटी की यूनिट मिल जाएगी। जैसे मैं आपसे कहने वाला हूं कि मोमेंटम जो है इसमें मास आता है, तो मास क्या लिखेंगे, और वेलोसिटी के लिए इसकी इंडिविजुअल क्वांटिटी लिख दो, तो मोमेंटम यूनिट क्या हो गई? सही है क्या? गुड है। अभी हम लोग ज्यादा पढ़े लिखे तो है नहीं, लेकिन हम लोग शायद गाइस इतना तो जानते ही हम लोग कि फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। अगर नहीं सुने हो तो प्लीज डू एक्सेप्ट इट, तुम लोग एक्सेप्ट कर लो इस बात को, ठीक है। तो फोर्स की यूनिट क्या होने वाली गाइस, मास की क्या रखेंगे, केजी, और एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकंड, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज अ एसआई यूनिट ऑफ फोर्स व्हिच इज आल्सो कॉल्ड न्यूटन्स। व्हिच इज आल्सो कॉल्ड, इस कॉम्बिनेशन को क्या बोलते हैं हम लोग, न्यूटन्स। फाइन, गुड, गुड है, गुड है। इतना काफी रखते हैं, इतना काफी है, ठीक है ना। कुछ समझाना चाहता हूँ उसे समझ लो, अभी नहीं। एक और लिख लो, द डायरेक्शन ऑफ momentum is along the direction of ठीक है, ये कुछ पॉइंट्स हैं गाइस। स्टिल द फिजिकल मीनिंग इज पेंडिंग। जरा क्विकली जितना भी मैंने तुम्हें कल से अभी तक मोमेंटम में लिखा है, गो थ्रू इट, डेफिनेशन से गो थ्रू इट। डेफिनेटली अभी नहीं, कल से शुरू करेंगे हम लोग, ठीक है ना। आई थिंक आज कैमरे पे अंधेरा ज़्यादा है ना, सेटिंग्स तो गड़बड़ हो गई हैं।